Good morning, ninth class. We are discussing about the chapter 14, natural resources. What are the natural resources? The products, the services, the substances which we get from the environment, from the nature, are called natural resources. जो हमें नेचर से मिलता है वो क्या है? नेचुरल रिसोर्सेज हैं. नेचुरल रिसोर्सेज को टू टाइप्स में मैंने कल क्लासिफाई किया था, आप सबको एक्सप्लेन किया था. वो दो टाइप हैं, inexhaustible resources and exhaustible resources. बच्चों जो inexhaustible resources हैं, they are the never ending resources. वो कभी भी फिनिश नहीं होंगे, जैसे कि एयर, वाटर एंड सनलाइट एनर्जी. सेकंड लेते हैं exhaustible resources, those resources which may be finished in near future. आने वाले समय में वो फिनिश हो सकते हैं. उन्हें हम क्या कहते हैं? exhaustible resources कहते हैं. They are also of two types. रिन्यूएबल रिसोर्सेज, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज. रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो हैं जिनको वापस से रिप्लेनिश किया जा सकता है. फॉर एग्जांपल वेजिटेशन है, क्रॉप्स है किसी फार्म की, फॉरेस्ट है, वाइल्ड लाइफ है. तो अगर एक बार वो कम हो जाते हैं या फिनिश हो जाते हैं तो वापस से उनको रिप्लेनिश किया जा सकता है. नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, दोज रिसोर्सेज विच कैन नॉट बी रिप्लेनिश अगेन. उन्हें वापस से नहीं रिप्लेनिश किया जा सकेगा. तो दे आर द नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, जैसे कि फॉसिल फ्यूल्स हैं, मिनरल्स हैं, जो कि हमें अर्थ के अंदर से, अर्थ की लेयर से प्राप्त होते हैं. ओके बच्चों, कल मैंने एयर के बारे में बताया था कि एयर हमारी लाइफ के लिए बहुत जरूरी है. हमारे लाइफ के सस्टेन बने रहने के लिए है ना, एयर जरूरी होती है. एयर के कॉम्पोजिशन में नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, आर्गन 0.91% एंड अदर गैसेज एंड सब्सटेंसेस भी पाए जाते हैं एयर के मिक्सचर के अंदर. बच्चों जो एयर है वो बेड कंडक्टर है हीट का, ठीक है, और हमारे एनवायरनमेंट के टेम्परेचर को बैलेंस भी, एनवायरनमेंट को बैलेंस भी रखता है एयर. जिन जगहों पर एयर नहीं है वहाँ का जो है टेम्परेचर में अप डाउन पाया जाता है एटमोस्फियर ना होने के कारण से. वीनस, जो प्लेनेट वीनस और मार्स है, वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन 95%, 97% तक है. और यही कारण है कि वहां का जो टेम्परेचर है वो बहुत ज्यादा हाई है. ठीक है बच्चों, नेक्स्ट हम लेते हैं एटमोस्फेरिक लेयर. बच्चों एटमोस्फियर जो है वो सराउंडिंग ब्लैंकेट है जो हमारी अर्थ को सराउंड करता है और इससे हम प्रोटेक्टेड भी रहते हैं. एटमोस्फियर, बच्चों एटमोस्फियर के अंदर डिफरेंट लेयर्स पाई जाती हैं, फ्रॉम अर्थ सरफेस टू हायर लेवल. एटमोस्फेरिक लेयर, एटमोस्फेरिक लेयर. तो एटमोस्फेरिक लेयर्स की बात करें तो ट्रोपोस्फियर, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर. स्ट्रेटोस्फियर हो गया बच्चों. देन फिर लेते हैं मीजोस्फियर, मीजोस्फियर, मीजोस्फियर के बाद में थर्मोस्फियर. ये 0 से लेकर 16 किलोमीटर तक, ये 16 किलोमीटर से लेकर 50 किलोमीटर तक पाई जाती है. और ये 50 किलोमीटर से लेकर
यस बच्चों, एटमॉस्फेयर के अंदर 4 लेयर्स पाई जाती हैं। ट्रोपोस्फियर फ्रॉम सॉइल, फ्रॉम अर्थ सरफेस को, हम अर्थ सरफेस से बात कर रहे हैं, फ्रॉम अर्थ सरफेस से लेकर ऊपर तक। फर्स्ट है ट्रोपोस्फियर, सेकंड है स्ट्रेटोस्फियर, थर्ड है मीजोस्फियर एंड फोर्थ लेयर है थर्मोस्फियर। फोर्थ लेयर क्या है बच्चों? थर्मोस्फियर है। तो जो ट्रोपोस्फियर है ये 0 से लेकर 16 किलोमीटर तक पाई जाती है। जो स्ट्रेटोस्फियर है ये 16 से 50 किलोमीटर तक, मीजोस्फियर 50 से 85 किलोमीटर तक, और बियॉन्ड 85 किलोमीटर थर्मोस्फियर है, और थर्मोस्फियर के आगे स्पेस है। ओके, तो बच्चों जो ट्रोपोस्फियर है यहाँ पर जितने भी क्लाइमेटिक चेंजेस जो होते हैं वो ट्रोपोस्फियर के अंदर होते हैं। क्लाउड्स का बनना है, लाइटनिंग है, ठीक है ना, जो एयर करंट्स हैं उनका बनना, ये सब ट्रोपोस्फियर का ही पार्ट है। इसमें डिफरेंट गैसेस का मिक्सचर होता है, डस्ट पार्टिकल्स पाए जाते हैं। सेकंड लेते हैं स्ट्रेटोस्फियर। बच्चों जो स्ट्रेटोस्फियर है इसके अंदर ओजोन की शील्ड पाई जाती है, ओजोन गैस की शील्ड पाई जाती है, जो कि हमें अल्ट्रावायलेट रेज से प्रोटेक्ट करती है, यूवी रेज को एब्जॉर्ब कर लेती है, पूरी यूवी रेज को अर्थ तक नहीं आने देती, और जिससे हम बचे रहते हैं, प्रोटेक्टेड रहते हैं। ओके, तो स्ट्रेटोस्फियर जो है 16 से लेकर 50 किलोमीटर तक पाई जाती है। फिर बात करते हैं मीजोस्फीयर की, जो कि 50 से 85 किलोमीटर। बच्चों ऐसा पता चला है स्टडीज में, आप भी आगे और पढ़ेंगे कि कई सारी जो कैलेशियल बॉडीज है, कैलेशियल जो बॉडीज होती हैं वो स्पेस से अर्थ की ओर आती हैं, लेकिन अर्थ तक आते आते वो पूरी तरीके से फ्रिक्शन के कारण से पूरी तरीके से जो है डिग्रेड हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है, और अर्थ हम लोग बचे रह जाते हैं। ठीक है, तो ये जो चीज है ये मीजोस्फीयर के कारण से होता है। मीजोस्फीयर में से जब निकलती है वो जो कैलेशियल बॉडीज, तो वो काफी अमाउंट तक वो रिड्यूस हो जाती है, और अर्थ तक आते आते जो है पूरी तरीके से वो रिड्यूस हो जाती है। इसी कारण से कई बार अर्थ को हार्म नहीं पहुंचता है। ठीक है, इसके बाद में मीजोस्फीयर के ऊपर का पार्ट थर्मोस्फीयर है, बियॉन्ड 85 किलोमीटर, और फिर इसके बाहर का जो पार्ट होता है वो स्पेस होता है। ओके बच्चों, तो ये एटमॉस्फेयर की डिफरेंट लेयर्स हैं। हम्म, बच्चों ऑक्सीजन, ऑक्सीजन गैस के बारे में पढ़ा। ऑक्सीजन गैस जो है वो लिविंग गैस है, और जितने भी ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म, अगर वो एरोबिक हैं तो रेस्पिरेशन के प्रोसेस में ऑक्सीजन को कंज्यूम करते हैं और CO2 को रिलीज करते हैं। बच्चों हम भी रेस्पिरेशन के दौरान, एक्चुअल में रेस्पिरेशन का मीनिंग ये नहीं है सांस अंदर लेना या बाहर छोड़ना, ये तो ब्रीदिंग है। रेस्पिरेशन एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जो सेल के लेवल पर पाया जाता है, और इसमें फूड का ऑक्सीडेशन होता है, ब्रेकडाउन होता है, और एनर्जी का फॉर्मेशन होता है ATP के फॉर्म में। अंडरस्टूड बच्चों? तो रेस्पिरेशन इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस विच अकर्स at the cellular level, and in this process the food get oxidized and breaks down, and liberates the energy in the form of ATP। तो इससे ATP के रूप में एनर्जी का फॉर्मेशन होता है। ओके, तो यहाँ पर ऑक्सीजन कंज्यूम होती है। सेकंड लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड भी बहुत इंपॉर्टेंट गैस है ये, और ये प्लांट के द्वारा रॉ मटेरियल के रूप में यूज की जाती है फोटोसिंथेसिस में। तो फोटोसिंथेसिस का जो रॉ मटेरियल है वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर है। तो कार्बन डाइऑक्साइड कंज्यूम होती है और उसका कन्वर्जन होता है ग्लूकोज के अंदर, कार्बोहाइड्रेट के अंदर। ओके बच्चों, तो ये यूज हो गया। दूसरी बात, जो सी एनिमल्स हैं, जो मरीन एनिमल्स हैं, वो कार्बन सी वाटर के अंदर, समुद्री पानी के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कार्बोनेट्स के फॉर्म में है। तो जो सी एनिमल्स हैं, मरीन एनिमल्स हैं, दे डायरेक्टली कंज्यूम द carbonate, they directly consume the carbonate and utilize them for the cell formation। उनके ऊपर जो कवच पाया जाता है, शेल पाया जाता है, उसके फॉर्मेशन में कार्बोनेट को यूज करते हैं। तो इस तरीके से CO2 का भी रोल है लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए।
ठीक है, अब बात करते हैं एटमॉस्फेयर का रोल इन क्लाइमेट कंट्रोल। क्लाइमेट कंट्रोल के अंदर एटमॉस्फेयर का क्या रोल है? ऑक्सीजन का बताया मैंने और कार्बन डाइऑक्साइड का भी बताया आपको। अब लेते हैं रोल ऑफ एटमॉस्फेयर, रोल ऑफ एटमॉस्फेयर इन क्लाइमेट रोल ऑफ एटमॉस्फेयर इन क्लाइमेट कंट्रोल। रोल ऑफ एटमॉस्फेयर इन क्लाइमेट कंट्रोल। हाँ बच्चों ध्यान से देखिए बच्चों, आज अर्थ जो है वो रहने लायक क्यों है? अर्थ में, अर्थ के ऊपर लिविंग कंडीशंस क्यों पाई जा रही है? क्यों लिविंग ऑर्गेनिज्म यहाँ ज्यादा ग्रो हो रहे हैं, इवॉल्व हो रहे हैं? ठीक है, तो इसका रीजन है अर्थ जो प्लेनेट है यहाँ पर एटमोस्फियर है। यहाँ पर क्या है? यहाँ का एक अपना एटमोस्फियर है जो लिविंग के लिए, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनको वो सपोर्ट करता है। ओके, तो एटमॉस्फेयर हमारे क्लाइमेट को भी काफी कंट्रोल करता है। आज एटमॉस्फेयर की वजह से हमारे अर्थ का टेम्परेचर है बहुत जल्दी से इंस्टेंटली राइज नहीं होता है, और अचानक से जो टेम्परेचर है वो डाउन नहीं जाता है। अर्थ का एटमॉस्फेयर होने के कारण से यहाँ का जो एनवायरमेंट है वो कंट्रोल्ड रहता है, बैलेंस रहता है। ठीक है बच्चों, तो इसका मेन कारण है एटमॉस्फेयर का होना। आपको पता है जो मून है, चंद्रमा जो है, मून की डिस्टेंस और अर्थ की डिस्टेंस सन से इक्वल है। जितना अर्थ दूर है उतना ही मून भी दूर है, लेकिन मून के ऊपर टेम्परेचर, एटमॉस्फेयर ना होने के कारण से जो टेम्परेचर रेंज है वो काफी वेरी करती है। मतलब दिन के समय तो वहां पर टेम्परेचर 110 डिग्री, 110 डिग्री तक, मतलब दिन के समय, मतलब रात में तो वहां 190 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है टेम्परेचर, और दिन के समय जो है 110 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है। मतलब मून की डिस्टेंस इक्वल है सन से, अर्थ के इक्वल है, लेकिन फिर भी यहाँ एटमॉस्फेयर ना होने के कारण से दिन का टेम्परेचर जो है 110 डिग्री सेंटीग्रेड तक, 110 डिग्री सेंटीग्रेड तक, और रात के समय -190 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है। ठीक है ना, तो इसका कारण है एटमॉस्फेयर का नहीं होना। हमारे यहाँ एटमॉस्फेयर होने के कारण से क्या, दिन का टेम्परेचर भी 50 तक या 60 तक रहता है, कई जगहों पर 60 तक रहता है। ठीक है, और रात के समय ये जो दिन का टेम्परेचर होने की वजह से एटमॉस्फेयर से वापस से वो जो हीट है जल्दी से निकल नहीं पाती, और रात का जो टेम्परेचर है वो भी कंट्रोल रहता है अर्थ के ऊपर। तो ये डिफरेंस है बच्चों। तो एटमॉस्फेयर का नेचुरली क्लाइमेटिक कंट्रोल में रोल रहता है। सेकंड लेते हैं ओजोन शील्ड। बच्चों एटमॉस्फेयर की स्ट्रेटोस्फीयर लेयर के अंदर जो ओजोन गैस की जो शील्ड है उसके कारण से वो एक ब्लैंकेट का काम करता है ओजोन शील्ड, और यूवी रेज को, अल्ट्रावायलेट रेज को वो एब्जॉर्ब कर लेता है और अर्थ तक आने नहीं देती है। और इससे क्या है कि हम अल्ट्रावायलेट रेज के हार्मफुल इफेक्ट से बचे रह पाते हैं। तो ये रोल है बच्चों एटमॉस्फेयर का हमारे क्लाइमेट के कंट्रोल में। ओके चलिए, हाँ बेटा नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं। यस, नेक्स्ट हम लेंगे, एटमॉस्फेयर का पार्ट हो गया क्लाइमेट कंट्रोल के अंदर। नेक्स्ट लेते हैं एयर, मूविंग एयर। बच्चों अर्थ के ऊपर जो एयर करेंट्स हैं, जो एयर मूवमेंट है, मूविंग एयर को विंड कहते हैं। तो ये डिपेंड करता है एक तो टेम्परेचर के ऊपर, दूसरा किसी जगह पर ज्योग्राफिकल एरिया कैसा है, माउंटेन्स हैं, वैली हैं,
तो वो भी इफेक्ट करता है एयर मूवमेंट को, विंड के मूवमेंट को, ठीक है ना। और साथ ही साथ जो अर्थ का जो रोटेशन है वो भी जो है अफेक्ट करता है एयर का मूवमेंट कैसे होगा। जनरली दिन के समय क्या होता है कि जो सॉइल है या अर्थ का सरफेस है जल्दी वार्म हो जाता है, ठीक है। तो जल्दी वार्म होने के कारण से वहां की जो एयर है वो हीट पाके दूर हो जाती है और ऊपर उठ जाती है, तो वहां का प्रेशर कम हो जाता है। तो इसलिए दिन के समय समुद्र से, अगर समुद्र का पानी धीरे धीरे वार्म होता है तो कंपेरेटिवली अर्थ के, ठीक है ना, तो यहाँ पर अर्थ के ऊपर दिन के समय प्रेशर लो रहता है, तो समुद्रों से सी ब्रीज आती है, मतलब समुद्र से जो विंड आती है, एयर आती है अर्थ की ओर, ठीक है, दिन के समय। जबकि नाइट के समय उल्टा होता है, नाइट के समय जो सॉइल या अर्थ सरफेस है वो जल्दी से ठंडी हो जाती है, कोल्ड हो जाती है, ठीक है ना। लेकिन जो सी वाटर है वो वार्म है, तो वो धीरे धीरे अब ठंडा होगा। तो अब वहां पर समुद्री जो सरफेस है, जो सी सरफेस है, वहां पर एयर का प्रेशर कम रहेगा क्योंकि वहां हीट ज्यादा है। तो रात के समय क्या होता है, अर्थ से समुद्र की ओर जो है एयर का मूवमेंट रहता है, विंड का जो है एयर करंट का मूवमेंट रहता है। ओके, तो ये डिफरेंस है बच्चों, एयर का मूवमेंट किस तरीके से होता है। तो नेचुरली बच्चों जो एयर है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एयर अपने साथ में क्लाउड्स को लाती है, रेन करवाती है, और इंडिया के अंदर मोस्टली जो मॉनसून में जो बारिश आती है वो एयर की वजह से आ रही है। एयर ही क्लाउड्स को लेके और काफी किलोमीटर तक ट्रेवल करवा के जो है टारगेट जगहों पर लेके आती है क्लाउड्स को। ओके, चलिए अब बच्चों बात करते हैं एयर पॉल्यूशन की। बच्चों नेक्स्ट टॉपिक है एयर पॉल्यूशन। एयर बच्चों, एयर के अंदर डिफरेंट गैसेस तो हैं ही, इसके अलावा वाटर वेपर, डस्ट पार्टिकल्स, ये सब एयर कॉम्पोजिशन में पाया जाता है। अब एयर पॉल्यूशन क्या है, एयर के अंदर कोई भी चेंज हो रहा है, बायोलॉजिकल, केमिकल, ये जो चेंज है इसे हम क्या कहते हैं, एयर पॉल्यूशन कहते हैं। The changes in air composition, the changes in air composition chemically, biologically and physiologically, उसका टेम्परेचर भी बहुत ज्यादा चेंज हो रहा है, तो दिस इज कॉल्ड एयर पॉल्यूशन। दोबारा सुन लीजिए, द चेंज इन द टर्म, द चेंज इन एयर कॉम्पोजिशन और इन एयर इन द टर्म्स ऑफ बायोलॉजिकल और केमिकल चेंजेस, तो दिस इज कॉल्ड एयर पॉल्यूशन। ओके बच्चों, अब एयर पॉल्यूशन के क्या क्या सोर्सेज हैं। बच्चों एयर पॉल्यूशन के काफी सारे सोर्सेज हैं, जैसे कि इंडस्ट्रीज से जो निकलता है धुआं वो भी एयर पॉल्यूशन का सोर्स है, ठीक है ना। इसके अलावा जो नेचुरल सोर्स की अगर मैं बात करूं तो फॉरेस्ट फायर लगे, जंगलों में कहीं आग लगे तो वो भी एयर पॉल्यूशन का सोर्स है। इंडस्ट्रीज से जो धुआं निकल रहा है, या जो घरों में भी कई बार, जैसे जो विलेजेस हैं वहां पर घरों में जो चूल्हा वगैरह जो भी यूटिलाइज होते हैं, तो उन फ्यूल को जलाने से भी जो है गैसेस निकलती हैं। कई सारे इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस हैं, उनके कारण से एयर पॉल्यूशन होता है। कई सारे जो न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, दे ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट इन द एयर पॉल्यूशन। ओके बच्चों, तो ये एयर पॉल्यूशन का पार्ट है। पार्टिकुलेट अगर मैटर की मैं बात करूं, अगर एयर के अंदर मान लो फ्लाई एश है या धुआं है, ठीक है ना, तो ये सब क्या है, पार्टिकुलेट एयर पॉल्यूटेंट्स के अंदर आते हैं, ठीक है। एयर पॉल्यूटेंट्स क्या है, दोज सब्सटेंसेज व्हिच डिस्टर्ब द एयर आर कॉल्ड एयर पॉल्यूटेंट्स। तो पार्टिकुलेट पॉल्यूटेंट्स की अगर मैं बात करूं तो वो फ्लाई एश है, धुआं है, तो ये सब किस में आते हैं, पार्टिकुलेट पॉल्यूटेंट्स के अंदर आते हैं। ओके बच्चों, तो ये पॉल्यूटेंट्स की बात हो गई, सोर्सेज भी मैंने आपको बता दिए। अब हार्मफुल इफेक्ट्स की बात करें, एयर पॉल्यूशन
आप में से कई स्टूडेंट ऐसे होंगे जो दिल्ली से भी बिलोंग करते होंगे या दिल्ली में उनके रिलेटिव रहते होंगे। तो आप, अब आपको मैं बताता हूँ इफेक्ट्स ऑफ एयर पॉल्यूशन। इफेक्ट्स ऑफ इफेक्ट्स ऑफ एयर पॉल्यूशन। फर्स्ट लेते हैं रेस्पिरेटरी रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। ओके, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। सेकंड लेते हैं एसिड रेन। एसिड रेन, ग्लोबल वार्मिंग, चलो बच्चों पहले अपन इनको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एयर पॉल्यूशन का सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट है जो इफेक्ट करता है ह्यूमन बींग्स को, वो है रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। ब्रीदिंग रिलेटेड प्रॉब्लम शुरू हो जाती है एयर पॉल्यूशन। दिल्ली में या बड़े जितने भी बड़े सिटीज हैं वहां पर एयर पॉल्यूशन की प्रॉब्लम रहती है। और एयर पॉल्यूशन इतना हाई लेवल पर है दिल्ली के अंदर तो कि ब्रीदिंग रिलेटेड रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम होती रहती है। ब्रोंकाइटिस हो जाता है, सांस लेने में तकलीफ आना, एम्फीसेमा हो जाना, या फिर एक जो माइंस में जो वर्कर्स काम करते हैं उनको एस्बेस्टोसिस, सिलिकोसिस हो जाता है, जिनमें जो लंग्स की जो आल्वियोलीज हैं वो डैमेज हो जाती हैं उनके अंदर। और उसके अलावा ट्यूबरकुलोसिस हो जाता है। तो ये सब बीमारियां हो जाती हैं एयर पॉल्यूशन जब बढ़ता चला जाता है। ओके, तो इसको कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। सेकंड लेते हैं एसिड रेन। मेट्रो सिटीज के अंदर इतना ज्यादा पॉल्यूशन है, इतने ज्यादा जो ट्रांसपोर्ट के व्हीकल्स वगैरह जो यूज आते हैं, तो वहां से जो भी धुआं वगैरह फ्यूम निकल, उसमें सल्फर डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है गैसेज होती है, नाइट्रोस ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैसेज होती हैं। तो ये गैसेज जब ऊपर एयर में जाती है और जब कभी भी रेनिंग होती है तो रेन वाटर में ये मिक्स होके एसिड फॉर्म कर लेती हैं, और वो एसिड एसिड के रूप में अर्थ के ऊपर आती है, जिसे हम एसिड रेन कहते हैं, जिससे स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम होना शुरू हो जाते हैं। नेक्स्ट लेते हैं ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग क्या है बच्चों? ग्लोबल वार्मिंग है कि जैसे से पॉल्यूशन बढ़ रहा है तो स्पेशली जो कार्बन डाई गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, उसके कारण से अर्थ के ऊपर एक जैकेट या ब्लैंकेट सा बन गया है कार्बन डाइऑक्साइड और कुछ एक अदर और गैसेस का। तो इसके कारण से जो सनलाइट की हीट है वो आ तो जाती है अर्थ पर, और जो एक्सेस हीट है वो वापस से रिफ्लेक्ट होके बाहर नहीं निकल पाती है। तो इसी के कारण से हर साल अर्थ का जो एवरेज टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो रहा है, वो राइज हो रहा है। दैट इज कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग। इसे हम क्या कहते हैं? ग्लोबल वार्मिंग। द इंक्रीज इन द राइज और इंक्रीज इन एवरेज टेम्परेचर ऑफ अर्थ ईच ईयर इज कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग। इसे हम क्या कहते हैं? ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। नेक्स्ट लेते हैं आई प्रॉब्लम। बच्चों आपने देखा होगा कि कई बार जैसे आप लोग सिटीज में रहते हैं तो आंखों में इरिटेशन होना, आंखों में बहुत ज्यादा इचिंग आना, ये सब क्या है? एक्चुअल में जो सल्फर डाइऑक्साइड गैस है जो व्हीकल्स वगैरह से निकलती है तो वो हमारे एयर में होती है। तो यही कारण है कि हमारी आंखों में बार बार जो है इचिंग होती है, खुजली आती है ना, इरिटेशन होता है। तो वो एक्चुअल में एयर पॉल्यूशन के कारण से ही है। ठीक है। इसके अलावा बच्चों कभी आप दिल्ली या आगरा गए हो विंटर में, सर्दियों के दिनों में, तो वहां एक फॉग की प्रॉब्लम चलती है कि सर्दियों में जो कोहरा है, ठीक है, वो कोहरा, ठीक है,
और प्लस वहां का जो एयर पॉल्यूशन है, वहां का जो गैसेज हैं वो मिक्स होके फॉग बना लेती हैं। तो उसके कारण से कुछ भी मतलब विंटर्स के समय तो दोपहर में 1-2 बजे तक कुछ भी दिखाई नहीं देता है, क्लियर नहीं होता है। ठीक है, फिर धीरे धीरे थोड़ी देर के लिए जो एटमॉस्फेयर है, वो एयर है, वो साफ होती है और फिर वापस से इवनिंग में वही प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो ये फॉग कहलाता है और इससे ब्रीदिंग रिलेटेड प्रॉब्लम भी स्टार्ट हो जाती है। यस बच्चों, एयर पॉल्यूशन आप तो समझ पा रहे हैं, ये एक्चुअल में इसको अलग से तैयार करने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि हम प्रैक्टिकली इसको अगर समझें तो एयर पॉल्यूशन के जो इफेक्ट्स हैं, सबसे पहला अगर एयर पॉल्यूटेड है तो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड जो भी डिजीजेज है, जैसे कि ब्रोंकाइटिस है, मतलब ब्रोंकाई जो होती है उसमें स्वेलिंग आ जाना, एम्फीसीमा हो सकता है, ठीक है, या जो माइंस में जो वर्कर्स वर्क करते हैं उनको सिलिकोसिस या एस्बेस्टोसिस हो जाता है, ट्यूबरकुलोसिस हो सकता है। तो ये सब बीमारियां होने के चांसेस रहते हैं ह्यूमन को, ठीक है। सेकंड लेते हैं एसिड रेन। मेट्रो सिटीज के अंदर इतने ज्यादा जो व्हीकल्स जो हैं यूज आते हैं, तो वहां से जो धुआं गैसेज निकलती हैं वो एयर में ऊपर चली जाती है, जिनमें सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, तो कार्बन डाइऑक्साइड है। तो ये गैसेज जब बारिश के पानी से मिक्स होती हैं तो एसिड बना लेती हैं। ऐसी रेन को हम क्या कहते हैं? एसिड रेन कहते हैं, जो कि स्किन के लिए हार्मफुल है। नेक्स्ट लेते हैं ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग क्या है कि एटमॉस्फेयर के अंदर जो हार्मफुल गैसेस की जो जैकेट है, स्पेशली जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, तो वो एक जैकेट बना चुकी है। तो उसके अंदर से जो हीट आती है, सनलाइट आती है, वो आ तो जाती है, लेकिन जो एक्सेस में जो हीट है, एक्स्ट्रा जो हीट है, वो उस जैकेट से बाहर नहीं निकल पाती है। इसी कारण से धरती का टेम्परेचर वार्म है और ये धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो हर साल जो एवरेज टेम्परेचर जो है अर्थ का, वो राइज हो रहा है, ठीक है। तो इसे हम क्या कहते हैं? ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। और इससे क्या होगा? क्लाइमेटिक डिस्टर्बेंस रहेगा, क्लाइमेट डिस्टर्ब होता चला जाएगा। और इसके अलावा जो आइस कैप्स है, जहां पर बर्फ जमीन, पानी जो है आइस कैप के फॉर्म में है, वो मेल्ट होना शुरू हो चुका है। और इससे क्या होगा कि जो सी लेवल है वो आने वाले टाइम में बढ़ता चला जाएगा, जिससे सी के आसपास, समुद्र के आसपास जो सिटीज हैं वो सबमर्ज हो सकती हैं, ठीक है। नेक्स्ट लेते हैं आई प्रॉब्लम्स। आपने देखा होगा कि जनरली स्पेशली गर्मियों में या जो भी है, अपन जब मार्केट जाते हैं और तो उस समय आंखों में इरिटेशन, ईचिंग और ये प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है, जो कि एयर पॉल्यूशन के कारण से है। क्योंकि एयर के अंदर सल्फर डाइऑक्साइड गैस है, मतलब व्हीकल से जो गैसेज निकलती है, सल्फर डाइऑक्साइड निकलती है, वो इरिटेशन करती है आईज के अंदर। नेक्स्ट लेते हैं फॉग। बच्चों, मेट्रो सिटीज के अंदर, स्पेशली आगरा में, दिल्ली वगैरह, ये जो बड़े शहर हैं, यहाँ सर्दियों में एक प्रॉब्लम रहती है कि विंटर के समय एक तो कोहरा बनता है, उसके साथ में जो पॉल्यूटेड एयर है वो मिक्स होकर फॉग बना लेती है, जिससे एकदम धुंधला दिखाई देता है, कुछ भी क्लियरिटी नहीं होती। और ब्रीदिंग प्रॉब्लम भी रहती है इस दौरान, ठीक है। तो इसे हम फॉग कहते हैं, इस मिक्सचर को क्या कहते हैं? फॉग कहते हैं। तो ये सब हार्मफुल जो इफेक्ट्स हैं वो एयर पॉल्यूशन के देखे जाते हैं, ठीक है। तो एयर पॉल्यूशन के लिए बच्चों, कंट्रोल करने के लिए सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि जो इंडस्ट्रीज हैं उनको शहरों से दूर एस्टेब्लिश किया जाना चाहिए। सेकेंड थिंग ये है कि जो व्हीकल्स हैं, हम जो ट्रांसपोर्ट व्हीकल यूज करते हैं या डेली यूज के लिए जो व्हीकल यूज करते हैं, उनको रेगुलरली सर्विसिंग करानी चाहिए हर 2 to 3 मंथ्स के अंदर। तो उसमें जो है, जो इसमें स्मोक निकल रहा है, धुआं निकल रहा है, वो इतना ज्यादा हार्मफुल नहीं रहेगा, ठीक है। और जो सीएनजी गैसेज हैं उसको प्रमोट करना चाहिए फ्यूल के रूप में। सीएनजी, दिल्ली वगैरह में तो सीएनजी की टैक्सीज वगैरह भी चल रही हैं, तो सीएनजी गैस का जो है प्रमोट करना चाहिए, उनके यूज को बढ़ाना चाहिए। इसके अलावा ग्रीनरी लगानी चाहिए, मतलब प्लांट ज्यादा लगानी चाहिए। जितने ज्यादा ग्रीनरी होगी तो वो हार्मफुल गैसेस को एब्जॉर्ब कर लेंगी और एयर पॉल्यूशन कंट्रोल में रहेगा। ओके बच्चों, तो ये कुछ मेजर्स हैं एयर पॉल्यूशन को कंट्रोल में रखने के। आज इतना ही करेंगे बच्चों इस आज की क्लास में, रिमेनिंग पार्ट अपन कल की क्लास में करेंगे। ओके।